making wealth is the best and recommended? What are the risks and what can be the maximum and minimum return on investment? सबसे बड़ा रुपया, बच्चा हो या बूढ़ा, चाहत होगी न कम, सब बुराई की जड़ पैसा, नाना प्रकार के आनंद का द्वार भी पैसा। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिवपाल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। धन्यवाद। तो शिवपाल जी, मेरी सोच ये है कि आप तो योगी हैं, संत हैं, सन्यासी हैं और कूल हेड्स है सभी बिंदुओं पर। विशेषकर जो आपने ख्याति प्राप्त की है बहुत मेहनत के बाद, योग का कैसे उपयोग हो वित्तीय लाभ और हानि में, वेल्थ मैनेजमेंट में, कि हमारे दर्शकों को उसका लाभ मिले, आपकी जो रिसर्च है। जो आपने मुद्दा उठाया है ये बहुत ही प्रासंगिक है और योग के से मतलब मेरा है ध्यान योग से है। तो ध्यान योग का मतलब माइंड आपका और इमोशंस को आप कंट्रोल कर सके। जैसे गीता में भी बताया ना, गीता में योग के बारे में बताया ना। गीता में जो उपदेश है कि आपको काम करने से पहले सोचना है और उसके बाद में कूलनेस में रहना है। ये नहीं कि आज आप घुस गए बगैर सोचे समझे, कल एकदम निकल भी गई तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जैसे आपने जो जो प्रसंग है गीता का, अर्जुन जब सब सब तैयारी शुरू हो गई है और वो अपनी चिंता बताते हैं कि साहब हमें मुझे युद्ध करने से कोई फायदा नहीं दिख रहा। क्यों? अगर हमारे वो सब मर गए, सब सगे संबंधी, तो भी हम जीत के क्या करेंगे, किसके लिए जीतेंगे? अगर हम खुद मर गए तो भी कोई बात नहीं है। तो उसमें कृष्ण ने ये कहा कि जो जो आप ये कर रहे हो ये तो शुरू होने से पहले सोचना चाहिए था आपको। जब सारी तैयारी शुरू हो रही है, सब कुछ सेना आमने सामने खड़ी हो गई है। हाँ। कौल साहब, आप हमारी सभा को ज्वाइन कर चुके हैं। कौल साहब, मुझे एक प्रश्न आपसे ही करना है कि क्रिप्टो करेंसी है, कैसीनो है, आजकल तो फैशन है, लोग जाते हैं। और पुराने जमाने में भी आप देखिए, पढ़े लिखे लोगों में, विद्वान लोगों में इस तरह की लत थी कि कृष्ण भगवान भी नहीं रोक पाए, पांडवों ने बीवी भी दांव पर लगा दी और अपना राज भी लगा दिया। तो आजकल के बच्चे इस चीज को परमानेंटली कैसे इस टेम्पटेशन को रोक पाएंगे? इसके लिए तो योग भी जरूरी है। और कौन साहब कुछ गुरुमंत्र दें। अब आपने जो नया मुद्दा जो छेड़ा है वो है रियल एस्टेट का और जो गवर्नमेंट वाले जो इन्वेस्टमेंट्स होती। देखिए, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सेफ होती, लेकिन उनके रिटर्न्स जो हैं उतने ज्यादा हाई नहीं होते। तो अगेन रियल एस्टेट या जो बॉन्ड्स हो गए या जो भी कुछ सेफ एफडीज वगैरह जो हो गई, रियल एस्टेट में जब आप जाते हो तो आपका जो आउटले जो है वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आजकल जो भी, मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आप 1 करोड़ से नीचे तो आप बातें नहीं कर सकते रियल एस्टेट में अगर आपने जाना है। अब रियल एस्टेट भी 2 टाइप की होती है, एक तो कमर्शियल हो गई, होती तो वैसे कई टाइप की है लेकिन मेन 2 टाइप की होती है। एक कमर्शियल होती है और एक आपकी रेजिडेंशियल होती है। रेजिडेंशियल में ये है भाई साहब कि आपकी जो रिटर्न जो है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, वो 2%, 2-2.5% मैक्सिमम होती है, जो किराए के तरीके से आती है। कहाँ आपको म्यूचुअल फंड्स में जो है आजकल के हिसाब से अगर आप एवरेज भी लो तो भी करीब 12 से 15% आपको मिल रहा है। कहाँ 2-2.5% और कहाँ 12%। तो एक ये जो अब इसमें ये आ जाता है कि ट्रेडिशनली जो इंडियन माइंडसेट है वो जो है बहुत फोकस रहता है कि हाँ भाई कोई जमीन होनी चाहिए, हाँ भाई कोई मकान होना चाहिए, हाँ भाई ये दुकान होनी चाहिए, ये कुछ ना कुछ होना चाहिए इस टाइप का।
आपका अगर पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, जैसे 5 करोड़ का या 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, तो आप रियल एस्टेट भी खरीदो, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? बिकॉज देन, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और ऋषि साहब एग्री कर रहे थे कि वी हैव टू डाइवर्सिफाई। तो आप डाइवर्सिफाई, अब आपका पोर्टफोलियो 50 लाख का है, तो आप रियल एस्टेट क्या खरीदोगे उसमें? फिर तो आपको यही म्यूचुअल फंड्स वगैरह या इक्विटी या इसी चीजों में जो लिक्विफाइड जो एसेट्स होते हैं उसी में लगाना पड़ेगा, या एफडी में लगा के आराम से सो जाओ। 7 साढ़े 7% आपको हर महीने जो है बैंक जो है पकड़ा देगा, आप आराम से उसमें से खाओ। अब वो आपको पूरा पड़ता नहीं पड़ता, वो तो आपकी उस पर डिपेंड करता है, भाई आपके भाई अब जब इतना पैसा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं। हाँ, आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, 10 करोड़ का है, तो ठीक है, 1-2 करोड़ का आपने एक कमर्शियल आउटफिट पे लगा दिया, 1-2 करोड़ का आपने एक छोटा सा फ्लैट खरीद के बैठ गए, फिर आपने 5-7 करोड़, 5-5 करोड़ जो आपने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, 1-8 करोड़ जो आपने इक्विटी में लगा दिया, ऐसे करके आप डाइवर्सिफाई करो, तो आप तो यू आर डूइंग ए वेरी ब्यूटीफुल जॉब ऑफ इट। तो मैं आपको स्पेसिफिकली एक जो है ना कॉन्सेप्ट जो है उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए नंबर्स दे रहा, या दर्शकों को नंबर दे रहा। कि वेल्थ मैनेजमेंट खाली ये नहीं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट मैं जो बात करता हूँ, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज ए वन व्हीकल, रियल एस्टेट इज अनदर। रियल एस्टेट बहुत, डेट डेप्ट इन्वेस्टमेंट अलग है, एक कमोडिटी है, एक वो क्या बोलते हैं सब उसको, करेंसी इन्वेस्टमेंट। वो तो आपको अपना जो है एसेट क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपने को अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। और यहीं पे जो है वेल्थ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आती है मेरा कि अनुभव ये कहता है कि लंबी छलांगे हम नहीं लगा सकते, और सेफ एफडी के थ्रू 7 साढ़े 7% जो हमें जो रिटर्न मिलता है, और हमें अगर पैसे की ज़रूरत रहती है, देखिए रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट को आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। जैसे इक्विटी का मामला होता है कि इक्विटी में कभी इस लायक रेट्स होते हैं कि आप उसको शेयर को बेच दीजिए, इस तरह प्रॉपर्टी में भी ऐसा होता है। तो मेरा मानना यह है कि उतना पैसा तो आप एफडी में ज़रूर रखें जितना आपको इमरजेंसी के लिए ज़रूरत, और अच्छा खासा पैसा रियल एस्टेट में रखें जिसमें 10 से लेके 20 साल के बीच में डबल ट्रिपल तक आपको फ़ायदा हो सकता है, रिटर्न सेफ है और कहीं गया नहीं। इक्विटी हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट हैं, और इसमें मुझे लगता है कि कम पैसा लगाना चाहिए। ओवर टू ऋषिपाल जी, तो कंक्लूड द सेशन। नहीं, जो आपने बात की ये बात बिल्कुल सही है। इसको इसको जो जैसे भैया बता रहे थे कौन साल, कि ये डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन तो मैं भी करता हूँ और सबको करना चाहिए। जो आपके पास फ्लैट है वो है, तो क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। जो कोई प्लॉट होगा वो है। मेरे पास भी था, मेरे पास रियलिटी भी थी, उसको मैंने बेची। क्यों बेची? कि मैं जिस उम्र के जिस पड़ाव में पहुंच चुका हूँ, जैसे वो बता रहे थे, हम सब 70 के पार हैं। अगर हम लोग चले जाते हैं और जाएंगे भी किसी न किसी दिन, तो हमारे जाने के बाद में हमारे बच्चे उस एसेट को लिक्विड भी नहीं कर सकते, ना तो उनको यहाँ का कुछ पता रहेगा, और हो सकता है कि वो कोई और ही कब्जे करके बैठ जाए। तो मैंने तो अपनी जो रियल एस्टेट लिक्विड करके और बच्चों को दे दिया, जो फाइनली उन्हें जानी थी। या फिर आपके इक्विटी भी लिक्विड एसेट है, आप नफा हो नुकसान हो उसको आप भूल जाए, अगर उसको आप थोड़ा ध्यान न रखें। मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो कल ही लिक्विड कर सकता हूँ, कल ही। जबकि उसको बनाने में मुझे 3 साल लगे, लिक्विड करने में कुछ भी टाइम लगता। क्रिप्टो करेंसी और कैसीनो में जाने का फैशन, मेरी राय ये है कि आप कैसीनो भी जाइए, क्रिप्टो करेंसी में भी खेलिए, कि डिसिप्लिन रहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह केंद्रित ना रखें, और जितना आप लूज कर सकते हो, लूज करने की सीमा रखते हैं, उसी से ही क्रिप्टो करेंसी या कैसीनो में
या जो रोज रोज ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी में, दिस इज वेरी वेरी रिस्की, उसमें अपना पैसा लगा। समझ में आ गई, ये सोच समझ जी। के आपको हाँ आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, महाभारती चैनल का उद्देश्य आपके लिए सकारात्मक और ज्ञान का संगम क्रिएट करने का है। हमारा उद्देश्य है कि आपको प्रेरित करें, आपको मोटिवेट करें, ताकि गलत धारणाओं से जन सामान को दूर किया जा सके। हमें आपका साथ चाहिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य सुझावों से जो सामग्री या कंटेंट हमारे चैनल से दिया जाता है, महाभारती चैनल, महाभारती विचार मंच आपका हृदय से आभारी हो। थैंक यू वेरी मच। अब ऋषि जी, आपका आज की सभा में आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।